वेलकम टू नॉवल बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एपिसोड 37। और ये एपिसोड मैं तकरीबन 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के। और इतनी लेट नाइट रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी टाइम मिला था। और मुझे भी थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी है कि जो इसका न्यू कैरेक्टर है आदम खान, उसकी एंट्री बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि उसको ज़रमिश भी थोड़ी-थोड़ी घास डाल रही है। और मुझे ये क्यूरियोसिटी है कि जब आर्यन खान को पता चलेगा तब क्या होगा? इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी-जल्दी रिकॉर्ड करके आपको भी बता दूँ और खुद भी देख लूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ-साथ ही पढ़ रहा हूँ ये नॉवल। चलें कहानी शुरू करते हैं। आर्यन खानज़ादा की बोट समंदर की लहरों पर सफ़र कर रही थी। वो आज की फ़्लाइट से कराची पहुँचा था। इसे आज ही खबर मिली थी अज़लान सिकंदर को यहाँ कराची बंदरगाह से किसी शिप में बाहर बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया है। इसके सीक्रेट सर्विसेज़ कभी भी इस तक गलत खबर नहीं पहुँचाते थे। जेके को वो मार चुका था, इसीलिए अज़लान सिकंदर को आज़ाद करवाना आसान हो गया था। जब टीम का सरगना ही नहीं रहा, तो जेके के कुत्तों की टीम वो यूं ही उंगलियों से मसल सकता था। मेरा नापाक वजूद चाहिए था इस जेके को। वो बोट की सतह पर अपना भारी बूट वाला पाँव मारते कह कहा लगा रहा था, अफसोस रहेगा तेरी शर्मनाक वजूद पर। ना काट सका। आर्यान खानज़ादा अफसोस से सर हिलाते चबा गया था। आर्यान खानज़ादा का नापाक वजूद चाहिए था। वो हंसते हुए बोर्ड पर खड़ा अपनी पिस्टल से फायर करता हुआ चीखा था। वो इस वक्त स्याह जीन्स पर स्याह स्लीवलेस अंडरशर्ट पहने हुए था, जिस पर जैकेट पहने हुए था। इसके गिर्द इसके दो गार्ड खड़े थे। इसके सिल्की स्याह बाल समंदर की बर्फीली हवाओं से इसकी पेशानी पर बिखर रहे थे। वो रात की स्याही अपने सब्ज आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए हुए था। इसे अपनी पहचान अभी खुफिया रखनी थी, मगर यहाँ के नेवी के कुछ अफसर इसके पीछे रहकर इसकी मदद कर रहे थे। इनके सामने बहुत बड़ी शिप में अज़लान सिकंदर को डिपोर्ट किया जा रहा था। आर्यान खानज़ादे के हुक्म पर बोट की स्पीड बढ़ाई गई थी। इसकी बोट इस शिप तक तकरीबन पहुंच गई थी। इस बड़े से बहरी जहाज के पिछले हिस्से पर खड़े आर्यान खानज़ादा के आदमी ने आर्यान खान को इशारा करते ओके का साइन दिया था। आर्यान खानज़ादा के आदमी ने रस्सी ग्रिल के साथ बांधी आर्यान खानज़ादा की तरफ उछाली। आर्यान खानज़ादा को वो रस्सी कैच करते इसकी हुक अपनी बोट के साथ मजबूती से अटैच करना थी। वो इस वो और इसके गार्ड इसी लम्हे रस्सी के थ्रू इस शिप में इंटर हुए थे। आर्यान खानज़ादा का आदमी आर्यान खानज़ादा को इशारा करते खामोशी से अब वहाँ से चला गया था। वो वहाँ वर्कर के तौर पर काम करता था। इसका काम अब यहीं तक था। आर्यान खानज़ादा और इसके दो गार्ड अपनी पिस्टल के चैम्बर चढ़ाते शिप के अंदर दाखिल हुए थे। वो लोग चौकन्ना होते शिप की सीढ़ियाँ उतर रहे थे। आर्यान खानज़ादा के इशारे पर इसके गार्ड वहाँ बने दूसरे कमरों की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ गए थे। ये बहरी जहाज़ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता था, जिसमें स्मगल भी होती थी। बहुत बड़े मगरमच्छ स्मगलिंग में मुलविस थे, इसलिए इस पर हाथ डालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। इसी में अज़लान सिकंदर को आज स्मगल किया जा रहा था। आर्यान खानज़ादा जैसे ही सीढ़ियाँ उतरा, इसकी कनपट्टी पर किसी ने बंदूक रखी थी। आर्यान खानज़ादा ने चौकन्ना होते गहरा सांस लिया। दूसरे ही पल वो अपने हाथ में दबे चाकू को बहुत एहतियात से अपने पीछे खड़े आदमी के हसास हिस्से पर पूरी कुव्वत से पेवस्त कर गया था। ये वार बड़ा ही खतरनाक था। इस आदमी के हाथ में पकड़ी पिस्टल इसी लम्हे ज़मीन पर गिरी थी। वो खुद भी लहराता हुआ ज़मीन पर गिरा था। आर्यान खानज़ादा पलटते हुए इस पर पिस्टल ताने गहरा मुस्कुराया था। बहुत अफसोस रहेगा तुम कुत्तों के मालिक को यह सज़ा ना देख सका, जो आर्यान खानज़ादा को बहुत पसंद है। आर्यान खानज़ादा ने अपनी ग्लासेस ज़रा ऊपर करते इसे आंख मारते फ्लाइंग किस की थी। दूसरे लम्हे वो अपनी सिलेंसर लगी पिस्टल से फायर कर गया था। वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ते पंजों के बल बैठा। यकदम वो इसी आदमी पर लेटे अपने पीछे खड़े स्याह पाँव पर अपनी पिस्टल तान गया था। तुम्हें भी जिंदा च- तुम्हें भी जिंदा चाहिए था। अब जहन्नुम में बैठकर गम मनाना कि तुमने मुझ पर आखिरी गोली चलाने में देर क्यों की। आर्यान खानज़ादा ने स्याह पाँव पर गोली चलाते कह कहा लगाया। वो स्याह पाम चीखते हुए ज़मीन पर पड़ा अब साकित था। आर्यान खानज़ादा कह के ही लगातार रोल होता ज़मीन पर आया। अपनी जैकेट पर लगे खून को देखते आर्यान खानज़ादा ने जबड़े भींचे थे। नापाक वजूद चाहिए, नापाक खून नहीं। आर्यान खानज़ादा ने अपनी जैकेट पर लगे खून को कराहत आमेज़ निगाहों से देखते
खड़े हुए अपनी जैकेट उतारी, जिस पर स्याह फार्म का खून लगा था। आर्यान खानज़ादा एक बड़ा ब्रांड है। यकीनन मेरी जैकेट तुम्हारे लिए अज़ीम तोहफ़ा साबित होगी। मेरी जैकेट के साथ शायद तुम्हें कब्र में ताज़ीम के साथ उतारा जाए, वरना तो कुत्तों की तरह दफ़नाया जाएगा। आर्यान खानज़ादा ने बच्चों के बल बैठे अपनी जैकेट साकित पड़े स्याह फार्म के चेहरे पर डालते, अपने हाथ का दबाव डालते इसके साकत सांसों को मज़ीद घोटा था। अगर तुझे भी इनकी कब्रों के साथ दफ़ना दिया जाए, तो यकीन मानो ये सच में ताज़ीम के काबिल हो जाएँगे। हम सब तो मौ हम सब तो मकबरा बनाएँगे इनकी कब्रों को, क्योंकि इसमें ब्रांड आर्यान खानज़ादा भी दफ़न होगा। इसकी कनपट्टी पर पीछे से कोई पिस्टल रखे गुर्राया था। आर्यान खानज़ादा ने पंजों के बल बैठे अपनी मुट्ठी दबोची थी। चल खड़ा हो, तुझे ज़िंदा पकड़ ही लिया। वो आर्यान खानज़ादा के सर के पीछे पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाते हुए हँसा था। आर्यान खानज़ादा अपनी पिस्टल फेंकते हुए खड़ा होते, अपने दोनों बाजू ऊपर की तरफ कर गया था। वो हँसते हुए आर्यान खानज़ादा पर पिस्टल ताने हुए था। आज तो तेरे अज़ा के साथ हम खेलेंगे। बहुत शौक है तुम्हें ये सब करने का। आज तेरी पैंट उतार कर हम सब देखेंगे तुझ में आखिर कितना दम है। वो कहकहा लगाते हुए इस पर पिस्टल ताने आंख मार गया था। अब बता, ब्रांड कौन है, तू या मैं, जिसने आर्यान खानज़ादा को पकड़ा है? वो गोरा आर्यान खानज़ादा को आंख देख आंख दिखाते हंसा था। आर्यान खानज़ादा अपने बाजू ऊपर किए खामोशी से इसे देख रहा था। चल, अपनी पैंट उतार। आज तेरा और मेरा मुकाबला हो जाएगा। वो आर्यान खानज़ादा को देखते हुए हंसते हुए बोला। आर्यान खानज़ादा ने इसी लम्हे अपनी पैंट के बटन खोले। ए, रुक! वो कुर्राया। आर्यान खानज़ादा ने इसी लम्हे अपने बाजू ऊपर किए। वो आर्यान खानज़ादा के बाजू ऊपर करने पर पागलों की तरह हंसा था। अरे! तू तो बहुत डरपोक है। मुझे तो लगा था कोई बड़ा ही तीस मार खान है। चल, खोल अपनी पैंट, नीचे करते मुझे भी दिखा अज़ीम शाहकार। वो कहकहा लगाते बेबाकी से बोला था। आर्यान खानज़ादा ने सर असबात में हिलाते अपनी पैंट के बेल्ट एक ही जस्त से खींच कर निकालते अपनी पैंट की बेल्ट के हुक वाली साइड इस आदमी के चेहरे पर बहुत बेदर्दी से मारी थी। ये सब कुछ आर्यान खानज़ादा ने इतनी तेज़ी से किया कि वो कुछ समझ ही नहीं सका। आर्यान खानज़ादा के बेदर्द वार पर वो बिलबिलाते हुए चीख पड़ा था। आर्यान खानज़ादा की बेल्ट के हुक में लोहे की क्लिप लगे थे। हुक का वज़न भी कोई 1 किलो था, जो इस आदमी के चेहरे पर लगते इसकी दर्दनाक चीखें निकाल चुका था। आर्यान खानज़ादा ने अपनी पैंट के अंदर छुपी छोटी-छोटी पिस्टल निकालते छोटी सी पिस्टल निकालते इस आदमी की टांगों पर बेदर्दी से फायर किए थे। इस गोरे की फलक शगाफ चीखें गूंजी थी। इससे पहले वो अपने हवास खोता ज़मीन पर गिरता, आर्यान खानज़ादा इसकी पैंट में हाथ डाले इसे अपनी तरफ खींच गया था। ब्रांड सिर्फ आर्यान खानज़ादा है, जिसकी कॉपी करना नामुमकिन है। आर्यान खानज़ादा मार मारने से पहले डायलॉग नहीं मारता, मारने के बाद डायलॉग मारता है। वो इसकी पैंट के अंदर हाथ डाले इसके ज़ख्मी वजूद को हाथ से मसल गया था। वो बिलबिलाते हुए चीख रहा था। अब तू भी जहन्नुम में बैठकर शोक मनाना। डायलॉग बोलने से पहले तुझे मेरा काम तमाम कर देना चाहिए था। आर्यान खान घुराते हुए इसके मुंह में पिस्टल से कई फायर कर गया था। आर्यान खान अपने कदमों के नीचे ट्रंक का दरवाज़ा खोलते तेज़ी से नीचे उतरा। इसके गार्ड दूसरे कमरों की तलाशी लेते इसके साथ नीचे उतरे थे। नीचे तय खाने में किसी को कुर्सियों के साथ बंधे देख कर वो भागते हुए इसकी तरफ बढ़ा। वो अजलान सिकंदर ही था। वो इसकी उंगलियों में पहनी अंगूठी और इसके कपड़ों से पहचान चुका था। इसकी गर्दन ढलकी हुई थी। आर्यान खानज़ादा ने इसका चेहरा ऊपर किया। आर्यान खानज़ादा की आंखें लहू छलकाने लगी थी। इसके गार्ड तो अपना रुख मोड़ गए थे। वो ये देख ना सके थे। अजलान सिकंदर का चेहरा मसख शुदा था। इसके चेहरे पर जगह जगह कट लगाए गए थे। इसकी आंखों से खून टपक रहा था। होंठ नाक सबको मसख कर दिया गया था। अजलान सिकंदर की सांसें अभी चल रही थी। अजलान, आर्यान खानज़ादा इसे अपने सीने से लगाए हुए चीखा। वो इसे अपने सीने से लगाए बुरी तरह चीख रहा था। तुझे बहुत आसान मौत दी है। तुझे बहुत आसान मौत दी जेके, सदा अफसोस रहेगा इस बात का। वो हलक के बल तैशो अलम से चीखा था। आर्यान खानज़ादा अजलान सिकंदर को कुर्सी से आज़ाद करते अपने कंधे पर डालता सीढ़ियों से ऊपर की तरफ तेज़ी से बढ़ा था। वो और इसके गार्ड अजलान सिकंदर को लिए बाहर आते इस शिप के साथ बंधी अपनी बोट में तेज़ी से उतरते उतरे थे। रस्सी खोलते आर्यान खानज़ादा ने अपनी बोट का रुख जल्दी से मोड़ा।
अज़लान सिकंदर को हर हाल में बचाना था। आर्यान खानज़ादा बोट की सतह पर बैठे गहरे सांस लेते बेहोश पड़े अज़लान सिकंदर पर अपनी सर्द सुर्ख निगाहें गाड़े हुए था। इसकी हालत देखते आर्यान खान का दिमाग आतिशफ़िशा मादे की तरह फट रहा था। जेके को इतनी आसान मौत देने पर इसे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इनकी बोट साहिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी। आर्यान खानज़ादा ने बोट में पंजों के बल बैठे अज़लान सिकंदर के बेहोश वजूद को खुद के साथ लिपटाया। आह! जेके, तुझे इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए थी। वह आसमान को देखते दर्दो करब से चीखा था। इसकी फलक शगाफ चीखों से समंदर की लहरों में तूफान आया था। यकदम आर्यान खानज़ादा ने अज़लान सिकंदर को देखा। इसकी क्लीन शेव देखकर वो हैरान था। इसके चेहरे पर नक़ूश नहीं बल्कि ज़ख्म थे, मगर दाढ़ी नहीं थी। वो इतने महीनों से कैद था, तो इसके चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं थी? वो क्या ज़ख्मों के साथ इसके चेहरे के बाल भी साफ करते थे? ये मुमकिन नहीं था। इसे ज़ख्म देने के लिए वो ये सब करते हों। आर्यान खानज़ादा ने इसे बोट में लिटाते इसके वजूद से शर्ट रिमूव की। इसके अंडर आर्म देखते आर्यान खानज़ादा ने सरनफी में हिलाया था, जो हेयरलेस थी। वो अब इसकी पैंट भी उतार र वो अब इसकी पैंट भी उतार गया था। आर्यान खानज़ादा इसे देखते हुए चीखा। आर्यान खानज़ादा ने अपनी पैंट से चाकू निकालते इस बेहोश वजूद के गले को बेदर्दी से इस बेहोश वजूद के गले में बेदर्दी से पेवस्त किया था। वो चीखते हुए इसकी गर्दन में चाकू मारते जा रहा था। वो वजूद आखिरी सांसें लेता साकित हो चुका था। आर्यान खानज़ादा के गार्ड ये देखते हैरान थे। आर्यान खानज़ादा ने खड़े होते वो लाश उठाकर समंदर के सुपुर्द की। वो बोट पर खड़े समंदर की लहरों में चीखते हुए फायर कर रहा था। इसके साथ खेल खेला गया था। ये अज़लान सिकंदर नहीं था। यकदम इसके पास एक बोट तेज़ी से गुजरी। इस बोट में बहुत सारे गार्ड के हमरा एक आदमी खड़ा था, जो स्याह जीन्स और स्याह शर्ट में मलबूस स्याह ग्लासेस लगाए सर पर कैप पहने समंदर की लहरों में फायर कर रहा था। आर्यान खानज़ादा ने अपनी सब सर्द आंखें इस आदमी पर गाड़ी। इसने आर्यान खानज़ादा को देखते सलूट किया। आर्यान खानज़ादा ने इसे सुर्ख आंखों से देखते इस पर पिस्टल तानी थी। यकदम इस आदमी के फलक शगाफ कहे कहे गूंजे थे। चारों तरफ से आर्यान खानज़ादा की बोट पर शदीद फायरिंग हुई थी। आर्यान खानज़ादा के गार्ड इसी लम्हे साकित होते समंदर में गिर चुके थे। आर्यान खानज़ादा जल्दी से समंदर में जंप लगाते पानी में गायब हुआ। वो आदमी कहकहे लगाते अपनी बोट का रुख मोड़ गया था। इसके फलक शगाफ कहकहे दूर तक गूंज रहे थे। जरमिश पिंक कलर की गर्म फ्रॉक में मलबूस थी, जिस पर लॉन्ग ब्राउन लेदर जैकेट पहने हुए थी। स्याह गर्म छोटी सी शाल इसने स्टाइलिश अंदाज में खुद पर ली हुई थी। इस शाल ने इसके कंधे और सीने को कवर नहीं किया हुआ था। लॉन्ग जैकेट थी, इसलिए बड़ी चादर नहीं ली थी। वो अपने चॉकलेटी बला वो अपने चॉकलेटी बालों को सिर्फ सेंटर से पिन किए हुए थी। कमर से भी नीचे बेहद सिल्की खूबसूरत बाल खुले थे। इसकी हेज़ल ग्रे आंखों में काजल की बहुत बारीक तह थी। गालों पर इसने बहुत एहतियात से ब्लश भी लगाया था। देखने वालों को पता न चले कि इसने अपने आरस पर कोई रंग लगाया है। घनेरी पलकों पर मस्कारे को भी कोट दिया था। होठों पर चमकता ग्लॉस लगाए वो अपना स्टाइलिश सा बेहद छोटे से बैग को स्ट्रैप से कंधे के साथ एक साइड पर डाले तेज तेज कदमों से मर्दाने की तरफ बढ़ी थी। इसके कदम मर्दाने में मौजूद गेस्ट रूम की तरफ थे। वो दरवाजे के पास जाकर एकदम रुक गई थी। हिम्मत जवाब दे गई थी। वो ऐसा कभी करेगी वो सोच नहीं सकती थी। जरबिश दीवार के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे गहरे सांस लेने लगी। सांसों में भौचाल आया था। जरमिश ने अपने बैग से छोटा सा मीटर निकालकर इसमें अपना अक्स देखा। वो चांद की किरणों की तरह दमक रही थी। बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो सरनफी में हिलाते हुए मिरर में अपना अक्स भीगी आंखों से देख रही थी। जरमिश ने एक हाथ से अपनी खूबसूरत आंखों का काजल बेदर्दी से रगड़ा। अपनी शाल से अपने आरिस से ब्लशर रगड़ रगड़ कर साफ किया। अपने होठों से वो लिपस्टिक भी रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। वो लम्हों में मेकअप साफ कर चुकी थी, मगर वो अब पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। आंखों का काजल मिट चुका था, मगर हेज़ल ग्रे आंखें अब सुरमई सी लग रही थी, जो हल्की हल्की गुलाबी हो रही थी। आरस रगड़ने से मज़ीद सुर्ख हो चुके थे। होठों का अपना रंग बहुत प्यारा था। इसे किसी लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं थी। जरमिश अपना धमकता दो आतिशा रूप मिरर में देखते फूट फूट कर रो दी थी। जरमिश तेजी से मर्दाने से निकलती जनान खाने की तरफ बढ़ी। जनान खाने में दाखिल होते अपनी धड़कनों पर हाथ रखते इसने अपनी मुंतशिर होती धड़कनों पर काबू पाते अपने मोबाइल से हैदर खान का नंबर डायल किया।
बेल जा रही थी, मगर दूसरी तरफ से उठाया नहीं गया था। ज़रमिश ने फिर से हैदर खान का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी, वो उठा नहीं रहा था। ज़रमिश रोते हुए बार-बार हैदर खान का नंबर डायल कर रही थी। "उठाए लाला फ़ोन, मुझे हर हाल में आज हॉस्पिटल जाना है। इस ब्लडथर्स्ट बीस्ट को मैं किसी सूरत शक नहीं होने देना चाहती। इसे पता नहीं चलना चाहिए कल रात आदम खान के साथ थी। जुनून हो या नफ़रत हो, तुम आर्यान खानज़ादा का जो भी हो, मगर तुम पर सिर्फ़ आर्यान खानज़ादा का हक है। मैं अपने नफ़रत भरे नापाक वजूद को किसी की परछाई बर्दाश्त नहीं कर सकता।" आर्यान खानज़ादा की आवाज़ समातों में गूंजती इसके भारी असाब मज़ीद भारी कर चुकी थी। नहीं आदम खान नहीं, आदम खान के बारे में आर्यान खानज़ादा को किसी सूरत पता नहीं चलना चाहिए। ज़रमिश भागते हुए हैदर खान के कमरे की तरफ बढ़ी। "लाला, दरवाज़ा खोलें।" ज़रमिश ने हैदर खान का दरवाज़ा धड़-धड़ बजाया था, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। "लाला!" ज़रमिश ने अब की बार बहुत ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया था, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। ये कैसे हो सकता है? लाला इतनी ज़ोर से भी दरवाज़ा खटखटाने पर दरवाज़ा ना खोले? क्या लाला अंदर नहीं है? ज़रमिश ज़ेरे लब बोलते ज़नान खाने से निकलती, भागती हुई कार पोर्च की तरफ बढ़ी थी। दरवाजे के खटकने की आवाज़ पर फरिश्ते ने अपनी मतरूम सुर्ख आंखों से हैदर खान को देखा, जो इसे बहुत सख्ती से खुद में भींचे हुए था। हैदर खान अपना तमाम भारी भरकम वजूद इस पर डाले हुए था। वो इसके नीचे दबी सांस भी नहीं ले पा रही थी, यहाँ तक कजा के हिलती भी। रात से रो रो कर इसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख और मतरूम हो चुकी थी। मुकाबिल की जानलेवा कुर्बत ने इसके अंग अंग में दर्द की लहरों को सरायत कर दिया था। पूरा बदन दर्द से चूर था। फरिश्ते ने करब से सिसकी भरते हैदर खान के वजीह खूबसूरत चेहरे को देखने की कोशिश की। वो इसके सीने पर सर रखे हुए था। इसकी भारी भाप जैसी सांस फरिश्ते की धड़कनों पर बिखर बिखर रही थी। वहाँ मुकाबिल के जुनून खेसियों की वजह से इन बिखरती गर्म सांसों से भी तकलीफ महसूस हो रही थी। रात हैदर खान इसका खान तो था ही नहीं, जैसे जिसने इसके जिस्म के साथ इस तरह खेलते इसके बदन को भंभोड़ा था। रात हैदर खान की कुर्बत इसे अपना आप कोई खिलौना लग रहा था। शायद वो हैदर खान को समझने में गलती कर गई थी। फरिश्ते करब से सोचती बुरी तरह सिसक पड़ी थी, मगर अपनी ही सोचों पर रोते सर नफ़ी में हिला गई थी। इसके खान ने तो शादी की पहली रात भी ऐसा सलूक नहीं किया था। शराब के नशे में भी अपना हक नहीं लिया था। फिर रात ऐसा सलूक क्यों किया? क्या गलती हो गई मुझसे? क्यों किया खान ने मेरे साथ ऐसा? इतनी बेरहमी कैसे दिखाई? मैं इनके बेटों की माँ हूँ। कैसे कोई अपनी महरम अपने बेटों की माँ के साथ, अपने इश्क के साथ ऐसा कर सकता है? जिस्म में उठते दर्द से ज़्यादा लामुतनाही तकलीफ और इस तरह भी सोचे इसे सिसकने पर मजबूर कर रही थी। फरिश्ते खान खान फरिश्ते ने सिसकते हैदर खान को पुकारते, इसके घने बालों को मुट्ठियों में दबोचते इसे खुद से दूर धकेलने की नाकाम कोशिश की थी। हैदर खान ने ऊपर होते फरिश्ते के सुर्ख मतरूम आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ी थी। खान फरिश्ते ने सिसके लेते इसे शिकवा कना निगाहों से देखा। इसकी सुर्ख आंखों से फरिश्ते की हड्डियां सर्द हुई थीं। हुआ खानम, ये सिसकियां, ये आहें क्यों? हैदर खान फरिश्ते के ऊपर घटा बनकर छाया था। खान फरिश्ते ने अपनी गुलाबी होती मतरूम आंखें हैदर खान के साहराना नकूश पर गाड़ी, जहाँ कोई शर्मिंदगी ना थी, बल्कि आंखों में एक अजीब सा सरूर, सर्दपन और काट थी। वो इसे सर्द सुर्ख आंखों से देख रहा था। वो अपनी सर्द सुर्ख आंखें गाड़े इसके जिस्मानी खदोखाल पर निगाहें गाड़े इसके बदन पर अपने हाथ की बेबाकियां दिखा रहा था। फरिश्ते हैदर खान की आंखों की बढ़ती सुर्खी और इसके वजूद को रात की तरह गर्म होते महसूस करते खौफजदा हुई थी। खान, एक बार और मेरे करीब आए तो मैं मर जाऊंगी। फरिश्ते हैदर खान की बढ़ती बेबाकियां महसूस करते इसे इल्तिजाई निगाहों से देखते खौफ से रो दी थी। क्यों खानम, क्यों तुम यहाँ किस लिए हो? वो फरिश्ते का जबड़ा दबोचे हुए हुर्राया। किस लिए हूँ खान? आपका बिस्तर गर्म करने के लिए? आपकी हैवानियत बर्दाश्त करने के लिए? फरिश्ते ने दर्द व करब से हिचकी लेते इस्तफसार किया। इसीलिए हो खानम, तुम तुम्हें इसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। इस शाहनवाज के पास वापस जाओ। हैदर खान फरिश्ते की नाजुक कलाइयों को अपने फौलादी हाथों में जकड़ गया था। शाहनवाज? फरिश्ते हैदर खान के लबों से शाहनवाज का नाम सुनते बेयकीन हुई थी। इसने आज तक कभी शाहनवाज का नाम इसके सामने नहीं लिया था।
हाँ, तुम्हारा साहब शोर शाहनवाज़ ने कल रात मुझ पर हमला करवाया। क्यों करवाया जानती हो? हैदर खान मुश्तिल होते गुर्राया था। क्यों? फरिश्ते ने हैदर खान की खून उतरी आंखों में देखते बमुश्किल हलक से आवाज़ निकाली। क्योंकि वो मेरी खानम चाहता है। मेरी खानम मुझसे छीनना चाहता है। ये मैं नहीं होने दूंगा कभी। हैदर खान के लहजे में खून आशाम दरिंदे की कुर्राहट नुमाया थी। खान ये क्या कह रहे हैं? शाहनवाज अपनी टांगों से महरूम हो चुका है। वो पाकिस्तान में नहीं है। वो तो कब से बैरून ममालिक जा चुका है। फरिश्ते चीखी थी। बहुत खबर रखी है खानम तुमने इसकी। मुझे तो आज मालूम हुआ है। हैदर खान दहकते लहजे में इस्तेज़ाइया अंदाज में लफज चबा गया था। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप होश में नहीं हैं हैदर खान। फरिश्ते हलक के बल चीखी थी। खबरदार तुम चीखी। रात जो हाल किया इससे ज़्यादा बुरा हाल करूँगा। वो इसके बालों को गुद्दी से दबोचे फरिश्ते के लबों पर झुके। इसकी चीखें अपनी दहकती सांसों में घोट गया था। फरिश्ते इसकी दहकती और फौलादी जिस्म के नीचे दबी फड़फड़ा कर रह गई थी। वह इसके नाजुक लबों को बेदर्दी से कुचलते इसकी धड़कनों पर झुके फरिश्ते के नाजुक बदन को अपने आहनी वजूद का हिस्सा बना गया था। वो रात से ज़्यादा बुरे तरीके से अपना हक ले रहा था। फरिश्ते आहिस्ता आहिस्ता अपनी होश खो रही थी। हैदर खान बेरहम बना। अब अब इसके बेहोश वजूद के साथ अपने जिस्म की आग मिटा रहा था। कमरा हैदर खान की शिद्दतों से लरज़ रहा था। ज़रमिश भागते हुए कारपोच में आई, जहां हैदर खान की गाड़ी मौजूद थी। इसका मतलब था वो हवेली में ही मौजूद था। मगर वो इसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? वो हैरान थी। हैदर इसे लेकर काफ़ी पॉसेसिव और हसास था। वो इसका फ़ोन ना उठाए ये कैसे मुमकिन था? ज़रमिश परेशानी से हैदर खान की गाड़ी को देख रही थी। आदम खान को कार पोर्च में दाखिल होते देख वो स्टिल हुई थी। वो ब्लू जीन्स पर ब्लू बटनों वाली शर्ट पहने हुए था, जिसके बाजू वो कोहनियों तक फोल्ड किए हुए था। ब्राउन बाल सिल्क सलीके से आज वो सेट किए हुए था। आंखों पर ब्लू ग्लासेस लगाए हुए थे। अपने एक बाजू पर वो अपनी स्याह लेदर जैकेट डाले हुए था। वो अपने बेपनाह सहाराना जानलेवा पुरकशिश पर्सनैलिटी लिए इसकी तरफ बढ़ रहा था। जरमिश पीछे की जानिब कदम बढ़ाते हैदर खान की गाड़ी से जा लगी। आदम खान के भारी कदमों की धमक से इसका नाजुक दिल लरस रहा था। मकाबिल की पर्सनैलिटी अजीब सी जानलेवा थी, जो इसके नाजुक दिल की धड़कनें खौफ से मुंतशिर कर रही थी। मकाबिल ब्लड थ्रस्ट 20 न था, मगर दहशत में इससे 4 हाथ आगे था। मगर इस पर तो इसी की वहशी मगर इस पर तो इसी वहशी दरिंदे के खौफ की छाप जमी थी। इसके पूर्व पूर्व में इस वहशी दरिंदे का ऐसा जहर उतरा था। अब कोई जहर इस जितना तासीर ज़दा नहीं लगता था। क्या हुआ है? क्यों परेशान है मिस खान? वो इसके करीब आते गाड़ी के दोनों तरफ हाथ जमाते इसे महसूर कर गया था। इसके मिस खान कहने पर जरमिश की सांसें रुकी थी। क्या हुआ मिस खान? कहना पसंद नहीं आया? क्या हुआ मिस खान? कहना पसंद नहीं आया? आदम खान जरमिश की सांसें रुकती महसूस करते संजीदगी से बोला। मकाबिल की रंगत लम्हों में जर्द हुई थी। हेजल ग्रे आंखों में खौफ की परछाई छाई थी। न नहीं। जरमिश की ब्लू ग्लासेस पर निगाहें गाड़े हुए थी, जहां इसे अपना अक्स नजर आ रहा था। आदम खान इसे गहरी निगाहों से देखता अपनी ब्लू ग्लासेस उतार गया था। जरमिश गहरे सांस लेती इसकी नीली आंखों में अपनी हेजल ग्रे आंखें गाड़े हुए थी। जी के, कैसा रहेगा ये नाम? आदम खान ने सवालिया अंदाज में आईब्रो उचकाए थे। जी के? जरमिश ने आदम खान के लफ्ज दोहराए। हाँ, जी के। आदम खान ने जरमिश की आंखों में देखते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम है जी के। आई हेट मिस खान। वो जरमिश की आंखों में देखते हुए हंसा। हाँ। जरमिश इसके मिस खान कहने पर फिर से लरजी थी। आदम खान किसी चीज़ पर नज़र आदम खान किसी की चीज़ पर नज़र नहीं रखता, न दूसरे के दिए हुए नामों को इस्तेमाल करता है। वो जरमिश की फ़क्र रंगत को देखते हुए सर्द बर्फीले लहजे में बोला। जरमिश इसके नकोश को देखते इसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी, जो इसकी समझ से बालातर थी। तुम बहुत मासूम हो, मगर हमारी दुनिया में मासूमियत का दौर दूर दूर तक नहीं होगा। मगर हमारी दुनिया में मासूमियत का दौर दूर तक ताल्लुक नहीं किया होगा तुम्हारा। कैसे रहोगी तुम? वो जरमिश की मासूमियत भरे चेहरे को गहरी निगाहों से देखते हुए बोला। काका, क्या मतलब? जरमिश के फक रंगत जरमिश ने फक रंगत के साथ इसे देखते हुए पूछा। मतलब ये,
आदम खान अपने वजूद पर किसी का दिया हुआ नाम भी पसंद नहीं करता। जो आदम खान का है, इसे ये बर्फ़ भी नहीं छू सकती, यह हवा भी नहीं छू सकती। वो ज़रमिश को कलाई से दबोचे कारपोर्ट से बाहर आया। इससे पहले इसके चेहरे पर आसमान से बर्फ़ बरसती, वो इस पर अपनी स्याह लेदर जैकेट का साया कर गया था। ज़रमिश बेतरतीब सांसों और मुंतशिर होती धड़कनों के साथ आदम खान को देख रही थी। वो अपने दोनों हाथों से इस पर स्याह जैकेट का साया किए हुए था। तुम्हारे नकोश को मेरे होते ये सर्द हवा, ये बर्फ़ भी नहीं छू सकती। वो दहकते लहजे में बोलता ज़रमिश के नकोश पर अपनी सुलगती सांसें छोड़े हुए था। आदम खान के मुंह से निकलता धुआं ज़रमिश के नकोश पर बिखर रहा था। ज़रमिश धड़कते दिल के साथ भीगी खौफज़दा निगाहों से इसे देख रही थी। मुझे हॉस्पिटल जाना है, ज़रमिश इसकी नीली आंखों में देखते भीगे लहजे में बोली। हैदर खान फ़ोन नहीं उठा रहा क्या? आदम खान की बात पर ज़रमिश खान भीगी हैरत तो इस्तेजाब भरी आंखों से इसे देख रही थी। इसे कैसे पता चला हैदर खान इसका फ़ोन नहीं उठा रहा? वो ज़रमिश की आंखें फैले देखते हुए हंसा था। वो जैकेट ज़रमिश के हाथ में थमाए, खुले आसमान के नीचे बाहें फैलाए, आसमान की तरफ देखते अब हंस रहा था, बेतहाशा हंस रहा था। ये आंखें नहीं, आदम खान की ज़िंदगी है। इश्क है आदम खान को इन आंखों से। वो आसमान की तरफ बाहें फैलाए हंस रहा था। ज़रमिश जैकेट को अपने सर पर साया फगन करते आदम खान को भीगी आंखों से देखती अब रो दी थी। ये इश्क इज़हार इसकी सांसों की ज़मानत बन गया था। इस ब्लड ट्रस्ट बीच से हमेशा के लिए दूर जाने का वक्त आ गया था। आदम खान को किसी की नफ़रत से जनूनियत हो सकती है, मगर किसी के इश्क से जनून नहीं। ये आंखें आदम खान की हैं, सिर्फ आदम खान की। वो आसमान की तरफ देखते अटल लहजे में बोलते हंस रहा था। जरमिश ने इसे भीगी खौफजदा आंखों से देखते जैकेट अपने सर से नीचे की थी। वो इसी लम्हे इसकी तरफ बढ़ते इस जैकेट को जरमिश के ऊपर फिर से साया फगन कर रहा था। वो अब दोनों एक दूसरे की आंखों में अपनी आंखें गाड़े हुए थे। क्या कहा था मेरे होते हुए, तुम्हें ये बर्फ़ ये हवाएं नहीं छू सकती? वो इसकी हेज़ल ग्रे आंखों में देखते बर्फीले लहजे में बुराया। आदम खान का चेहरा और बाल बर्फ़ से सफ़ेद हो रहे थे। जरमिश के नकूश वैसे ही थे। ये बर्फ़ इसके नकूश को छू न सकी थी। मैं तो ज़रमिश ने इसकी आंखों में जुनूनियत देखते पीछे की जानिब अपने कदम बढ़ाए। आदम खान इस पर जैकेट का साया करते इसकी तरफ कदम बढ़ाए। ज़रमिश अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाती कार पोर्च में दाखिल हो चुकी थी। आदम खान अभी भी इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। ज़रमिश अब गाड़ी के साथ टेक लगाए इसे देख रही थी। आदम खान ने अपनी पैंट की जेब से मोबाइल निकालते हैदर खान का नंबर डायल किया। हैदर खान फरिश्ते की कलाई को सख्ती से दबोचे इस पर अपनी बेरहमाना शिद्दतें ढा रहा था। कमरे में फरिश्ते की सिसकारियां गूंज रही थी। फ़ोन रिंगिंग पर हैदर खान ने साइड टेबल से फ़ोन उठाया। आदम खान का नाम देखते हैदर खान ने फ़ोन रिसीव करते कान से लगाया। खान। फरिश्ते हैदर खान के फ़ोन उठाने पर बेयकीन हुई थी। हैदर खान की सांसों में बहुत जाल आया हुआ था। इस हालत में वो फ़ोन कैसे उठा सकता था? वो बेयकीन थी। बोलो। हैदर खान फूलती सांसों से बमुश्किल बोला था। ज़रमिश तुम्हारा इंतज़ार कर रही है हैदर। तुम कहो तो मैं इसे ले जाऊं हॉस्पिटल? आदम खान की भारी आवाज़ स्पीकर पर गूंजी थी। ले जाओ। हैदर खान कहते फ़ोन बंद करते फिर से फरिश्ते पर अपनी शिद्दतें ढाने लगा। फरिश्ते बेहाल होती रोते हुए अपनी आंखें मूंद चुकी थी। पता नहीं हैदर खान इसे कब बख्शने वाला था। वो फरिश्ते पर झुका, इसकी उखड़ती बिखरती सांसों पर कब्जा जमाए इस पर फिर से कहर बनकर टूटा था। जरमिश आदम खान के साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। इसकी स्याह शाल अब इसके सर पर थी। आदम खान ड्राइविंग करते हुए विंड स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए था। गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ रवां थी। रास्ता खतरनाक है, बेल्ट लगा ले मिस जी के। आदम खान जरमिश पर गहरी निगाह डालते हुए बोला। आदम खान की बात पर जरमिश ने बेल्ट खींच कर लगाना चाहा, मगर वो बेल्ट खींच ही ना सकी। जरमिश ने 2-3 बार कोशिश की, मगर वो सीट बेल्ट को खींच ना सकी थी। आदम खान गाड़ी रोकते जरमिश की तरफ झुकते सीट बेल्ट खींच गया था। जरमिश इसकी नीली पुरस्रार भरी आंखों में देखते निगाहें झुका गई थी। आदम खान के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। सीट बेल्ट लगाते हुए आदम खान की उंगली में पहनी वाली अंगूठी जरमिश के गाल पर लगते इसे जख्म दे गई थी। जरमिश के लबों से चीख बरामद हुई। जरमिश ने भीगी निगाहों से आदम खान को देखा। आई एम सॉरी।
मेरी अंगूठी तुम्हारे गाल पर ज़ख्म दे गई। मुझे पता ही नहीं चला। आदम खान ने अपनी उँगली में पहनी हीरे की अंगूठी की तरफ इशारा किया। ज़रमिश आदम खान की उँगली में पहनी अंगूठी को देख रही थी, जिसमें उभरे हुए अल्फ़ाबेट से AK लिखा हुआ था। वही अल्फ़ाबेट इसके गाल पर ज़ख्म आया था। आदम खान ने ज़रमिश के गाल से बहते खून को देखते इसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ज़रमिश अपने गाल पर हाथ रखते खौफज़दा होते, सर नफ़ी में हिलाते हुए गाड़ी के दरवाजे में समाई थी। अगर इस ब्लड ट्रस्ट बीस को पता चल गया कि इसके गाल को इसके अलावा किसी ने छुआ है, वो इसका गाल ही मसख़ कर देगा। वो जानती थी। वो इसकी नफ़रत भरा जुनून थी। इसके गाल इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के ऑब्सेशन थे। ज़रमिश की हरकत पर आदम खान की नीली आंखों में सुर्खी गहरी हुई थी। आदम खान की आंखों में सुर्खी देख ज़रमिश का खौफ से मज़ीद गहरा हुआ था। आदम खान इसके गाल ज़ख्म आदम खान इसके गाल के ज़ख्म को देखते गहरा मुस्कुराते गाड़ी स्टार्ट कर गया था। आदम खान की मुस्कुराहट पर वो इसे शबनमी आंखों से देखते शबनमी सा हंसी थी। हर कोई वहशी दरिंदा नहीं होता। ये इसे आदम खान को देखकर यकीन हो गया था। आदम खान की गाड़ी हॉस्पिटल के गेट पर आकर रुकी। ज़रमिश आदम खान की तरफ देखते बगैर गाड़ी से निकले ज़रमिश आदम खान की तरफ देखे बगैर गाड़ी से निकलते भागते हुए गेट से अंदर दाखिल हुई थी। आदम खान विंड स्क्रीन से ज़रमिश को भागते संजीदगी से देख रहा था। वो पागलों की तरह भाग रही थी। इसे ऐसे भागते देख आदम खान के लबों से फलक शगाफ कहकहा बरामद हुआ था। वो अब सीट से टेक लगाए अपने मुंह पर हाथ रखे कहकहा लगाते ज़रमिश को भागते हुए देख रहा था। वो ब्लड थ्रस्ट बीस से इतना डरती थी, वो जानता था। आई वॉन्ट यू फेल्थी ब्लड। मुझे तुम्हारा नापाक खून चाहिए। वो स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए घुराया था, मगर इससे पहले आई वॉन्ट एन एविल एग्जिस्टेंस। मुझे नापाक वजूद चाहिए। आदम खान स्टीयरिंग को दोनों हाथों में जकड़े धाड़ा था। मुझे तुम्हारा नहीं, अपना नापाक वजूद चाहिए। ब्लड थ्रस्ट बीस्ट, मुझे अपना नापाक वजूद चाहिए। वो सीट से टेक लगाए बेतहाशा हंस रहा था। ज़रमिश भागते हुए कॉरिडोर से गुजर रही थी। आदम खान ने इसे हॉस्पिटल ड्रॉप किया था। ये वो आर्यन खानज़ादा को कभी पता नहीं चलने दे सकती थी, जब तक इस वहशी दरिंदे को खुद ना पता चल जाता। वो जानती थी वो वहशी दरिंदा जल्द आदम खान की असलियत से वाकिफ़ होने वाला है, मगर तब तक आदम खान को वो अपने इश्क में गिरफ्तार करना चाहती थी। और आर्यन खानज़ादा शायद आदम खान को हरा सकता था, मगर एक आशिक को नहीं हरा सकता था। और इसे इस ब्लड थ्रस्ट बीस से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करने के लिए ये खेल खेलना ही था। वो जानती थी नफ़रत भरा जुनून अपनी आखिरी सांसों पर था। अब इस वहशी दरिंदे की मौत इस आदम खान के हाथों लिखी जा चुकी थी। वो भागते हुए आगे बढ़ रही थी। शाल इसके एक कंधे पर लहरा रही थी। इसके खूबसूरत सिल्की बाल इसकी कमर पर लहरा रहे थे। इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट ने इसे अपना आप भुला दिया था। इसे अब आर्यन खानज़ादा से छुटकारा चाहिए था। वो बरक रफ्तारी से भागते यकदम किसी फौलादी सीने के साथ टकराई थी। ज़रमिश ने इसके ब्लू कोट को मुट्ठियों में जकड़े सब्ज आंखों में अपनी हेज़ल ग्रे आंखें गाड़ी थी। इसकी हेज़ल ग्रे आंखों में खौफ की रमक गहरी हुई थी। वो इसके सफ़ेद बटनों वाली शर्ट मुट्ठियों में जकड़े इसके कशादा सीने में मुँह छुपा गई थी। इसके गाल के ज़ख्म था इसके गाल पर ज़ख्म था। मुकाबिल की सब्ज आंखें देख लेती तो क्या मुकाबिल की सब्ज आंखें देख लेती तो क्या कहर बर्पा होना था। वो जानती थी। वो इसके ज़ख्मी वो इसके ज़ख्मशुदा गाल पर अपनी भारी थप्पड़ों की बारिश कर देता। वो अपने वजूद पर शायद गोली तो खा सकती थी, मगर आर्यन खानज़ादा का थप्पड़ नहीं सहन कर सकती थी। कैसा कहर, कैसी दहशत थी इसके थप्पड़ में, वो जानती थी। वो थर-थर काँपते आर्यन खानज़ादा के चौड़े सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए थी। आर्यन खानज़ादा के बदन से उठती महसूर कुन खुशबू पर ज़रमिश को अपने असाब भारी होते, चटकते हुए महसूस हुए थे। इस रुए ज़मीन पर मकाबिल जैसी खुशबू भी किसी के वजूद से नहीं आती थी। इस मर्दाना खुशबू से ज़रमिश को अपना सर चकराता महसूस होता था। इसे इस ब्लड थ्रेश बीज से ज़्यादा, इस जानलेवा खुशबू से भी ज़्यादा नफ़रत थी, जो इसकी सांसों को तेज़ कर देती थी। ज़रमिश के बदन से उठती कस्तूरी खुशबू महसूस करते आर्यन खानज़ादा की सांसों में आग दहक उठी थी। जिससे जुनून की हद तक नफ़रत थी, यह कस्तूरी खुशबू इसे इसी के वजूद से फूटती महसूस होती थी, जो इसे मुकाबिल के लिए मज़ीद जुनूनी कर देती थी। आर्यन खानज़ादा की निगाहें इसके कंधे पर पड़ी शाल पर थीं।
इसके खूबसूरत बाल, इसकी ब्राउन जैकेट बिखरे पड़े थे। इस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कोई नहीं था। बर्फबारी की वजह से हॉस्पिटल में सन्नाटे थे। मरीजों से ज़्यादा हॉस्पिटल का स्टाफ इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद था। आर्यन खानज़ादा इसे एक बड़े और चौड़े पिलर के करीब ले गया, जो बड़े बड़े पत्थरों जो बड़े बड़े पत्थर रखकर ऐसे बनाया गया था, ऐसे लगता था जैसे ये बड़े बड़े पत्थर अभी गिर जाएंगे। आर्यन खानज़ादा जबड़े भींचे इसे खुद से दूर करते, इस पिलर के साथ लगाए। वो शाल इसी लम्हे जरमिश के सर पर ओढ़ा गया था। वो बेपर्दा खुद के सामने भी गवारा नहीं थी। जरमिश अपने जख्म शुदा गाल पर हाथ रखे भीगी निगाहों से इसे देख रही थी, जो जो अब इसके गिर्द पत्थर पर हाथ जमाए, इसे महसूर किए जरमिश के खूबसूरत नकूश पर अपने मुंह से निकलती भाप छोड़ रहा था। जरमिश इसकी सुलगती सांसें, इसकी तपिश अपने नकूश पर महसूस करती पत्थरों के पिलर में समाये सिसकारियां भरकर रह गई थी। पत्थर बुरी तरह चुभे थे। क्या हुआ मेरे नापाक वजूद? किस दरिंदे से डरती आ रही हो, जो तुम अपने होश खोते अपनी चादर को भूल गई हो? दरिंदा पीछे नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है। आर्यान खानजादा ने इसके गाल पर रखे हाथ को कहर बार निगाहों से घूरा। वो अपने ही गाल को छुए, इसे कहाँ बर्दाश्त था। वो इसके सामने ही गाल पर हाथ रखे खड़ी थी। कुछ नहीं, मुझे लगा मैं लेट हो गई हूँ, शर्मिश ने टूटे लफ्ज़ों से कहते अपने गाल पर हाथ का दबाव बढ़ाया था। आर्यान खानजादा ने अपनी रेस्ट वॉच पर निगाहें दौड़ाई, जहाँ सुबह के 7:30 बज रहे थे। तुम हमेशा 8 बजे आती हो, आज तुम आधा घंटा जल्दी आई हो। आर्यान खानजादा ने इसे सरसुर्ख निगाहों से घूरते लफ्ज़ चबाए थे। वो मुझे नहीं पता था, मेरी घड़ी ख़राब थी। शर्मिश ने अपनी सब्ज आंखों में देखते टूटे लफ्ज़ अदा किए थे। तुम्हारी घड़ी ही ख़राब हो सकती है, वरना आर्यान खानज़ादा जैसा वहशी दरिंदा और कौन हो सकता है, जिसकी दहशत तुम्हारी इन आँखों में समाए। जिन आँखों से मुझे नफ़रत है, इनमें मुझे किसी की दहशत भी गवारा नहीं। वो इसकी हेज़ल ग्रे आँखें वो इसकी हेज़ल ग्रे आँखों को शोला बार निगाहों से देखते हुए बोला। ज़रमिश ने इसे भीगी आँखों से देखते मैकेनिकी अंदाज में असबात में सर हिलाया। अब ये शाल ना उतरे सर से। वो हुक्मिया लहजे में बोलते इससे थोड़ा सा दूर हुआ। ज़रमिश एक हाथ इसके सीने पर रखते इसे मज़ीद खुद से दूर किया था। आर्यान खानज़ादा मज़ीद दूर हुआ। वो इसे शबनमी आंखों से देखते तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई थी। आर्यान खानज़ादा इसकी पुश्त को चुभती निगाहों से देखते तेज़ तेज़ कदमों से इसके हम कदम हुआ। वो इसे कुछ अजीब सी लगी थी, जैसे वो आगे ना बढ़ रही हो, इससे दूर जा रही हो। और वो इसे अपना नापाक वजूद ख्वाब में भी खुद से दूर नहीं चाहिए था। नफ़रत भरा जुनून इश्क से ज़्यादा ताकतवर होता है। वो जानता था, इसलिए वो इस नाजुक वजूद के लिए पागल हो गया था, जिसकी आंखों से इसे जुनून की हद तक नफ़रत थी। ज़रमिश आर्यान खानज़ादा के कदमों की चाव अपने करीब महसूस करते इससे दूर हुई। आर्यान खानज़ादा इसे बाजू से पकड़े अपने करीब कर गया था। असिस्टेंट हो मेरी, मुझे फॉलो करो, आज तुम सारा दिन मेरे साथ रहोगी। आर्यन खानज़ादा ने अपनी सब्ज़ आंखें इसके आरज़ पर गाड़ी। वो अभी तक अपने गाल पर हाथ रखे खड़ी थी। आर्यान इसे बगौर देखे तेज़ तेज़ कदमों से अंदर की जानिब बढ़ गया। वहाँ खड़ी क्या कर रही हैं मिस खान, मुझे फॉलो करें। आर्यान खानज़ादा की धाड़ पूरे कॉरिडोर में सुनाई दी थी। वो इसकी धाड़ पर शिद्दत से लरज़ उठी थी। दूसरे पल वो भागते हुए आर्यान खानज़ादा के हमकदम हुई थी। आर्यान खानज़ादा ऑटोमेटिक डोर से हाल में दाखिल हुआ। मिस नाज़िया, मिस शगुफ्ता आर्यान और ज़रमिश खान को एक साथ देखे एक दूसरे को मानी खेज निगाहों से देखते हुए मुस्कुराई थी। आर्यान खानज़ादा तेज़ तेज़ कदमों से अपने रूम की तरफ बढ़ा। ज़रमिश भी तेज़ तेज़ कदमों से इसके पीछे ऑफिस में दाखिल हुई थी। आर्यान खानज़ादा ने अपना ब्लू कोट उतारते कुर्सी की पुश्त पर लटकाए, कुर्सी पर बैठे टेक लगाए, अपने सामने खड़ी ज़रमिश पर गहरी निगाह डाली, जो अभी तक अपने गाल पर हाथ रखे खड़ी थी। आर्यान खानज़ादा अपनी शर्ट के आस्तीन से छोटा सा चाकू निकालते अपनी हथेली में जकड़ गया था। ज़रमिश आर्यान खानज़ादा की हथेली में चाकू देख खौफजदा होते पीछे को हुई थी, मगर अपने गाल से हाथ नहीं हटाया था। कल रात कहाँ थी तुम? आर्यान खानज़ादा के सवाल पर ज़रमिश की रंगत जर्द हुई थी। वो इसकी जर्द रंगत को बगौर देखे वो चाकू की नोक को अपनी हथेली में खपो गया था। आर्यान खानज़ादा की गहरी निगाहें इसके लरजते बदन और इसके गाल पर थीं। वो अपने गालों पर तब हाथ रखती थी जब इसे लगता था वो इसे थप्पड़ मारेगा, मगर वो हमेशा दोनों गालों पर हाथ रखती थी। आज वो सिर्फ एक गाल पर हाथ रखे हुए थी। क्यों आखिर?
आर्यान खानज़ादा की सांसों में अजीब सी आग तहकी थी, मुकाबिल के अजीब व गरीब रवैये पर। कहाँ थी कल रात? आर्यान खानज़ादा वो चाकू की नोक टेबल पर मारते हुए दहाड़ा। मैं अपनी हवेली, अपने रूम में थी, लाला के साथ थी। कल हवेली पहुंची थी। मैं सीधा अपने कमरे में चली गई थी। सुबह तक नहीं निकली। ज़रमिश एक ही सांस में बिना रुके बोली थी। इस बीच डिनर नहीं किया तुमने? नाश्ता नहीं किया? आर्यान खानज़ादा ने चाकू की नोक पर शहादत की उंगली का दबाव बढ़ाते हुए पूछा। आर्यान खानज़ादा की उंगली पर खून की बूंदें चमकते देख ज़रमिश ने तेज़ी से सर नफ़ी में हिलाया। गुड, मोबाइल दो अपना। आर्यान खानज़ादा ने इसके गाल को देखते हुक्मिया लहजे में कहा। ज़रमिश ने अपने एक हाथ से बहुत मुश्किल से अपना पर्स खोलते, अपना मोबाइल निकालते टेबल पर रखा, तो वो अपना एक हाथ अभी तक गाल पर रखे हुए थी। आर्यान खानज़ादा इसे गहरी सर्द निगाहों से देखते, इसके मोबाइल की सेटिंग में जाकर इसकी कल की सारी हिस्ट्री चेक की। इसने 7 बजे के बाद मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया था। सुबह हैदर खान को कॉल मिलाई थी, जो इसने उठाई नहीं थी। आर्यान खानज़ादा ज़रमिश की तरफ निगाह डाले इसके मोबाइल के तमाम कॉल्स को अपने नंबर पर डाइवर्ट कर गया था। लो अपना मोबाइल। आर्यान खानज़ादा ने वो मोबाइल ज़रमिश की तरफ बढ़ाया। ज़रमिश ने काँपते हुए इसकी तरफ कदम बढ़ाए, इसके हाथ से अपना मोबाइल लेते, कँपकँपाते हाथ से अपने बैग में डाला। चले मिस खान, आज आप मेरे सामने पेशेंट के ब्लड सैंपल लेंगी। वह हुक्मिया लहजे में अपनी कुर्सी से उठता ऑफिस से निकल गया था। ज़रमिश अपने चकराते वजूद को संभालते, अपनी भीगी आंखें रगड़ते जल्दी से आर्यान खानज़ादा के पीछे बढ़ी थी। वो बच्चों के वार्ड में दाखिल हुआ था। ज़रमिश अपने गाल पर हाथ रखे आर्यान खानज़ादा के साथ वार्ड में दाखिल हुई। वो आर्यान खानज़ादा के साथ एक बेड की तरफ बढ़ी। सिरिंज वगैरह कहाँ है? पेशेंट का ब्लड कैसे लेंगी? दांत काट कर खून निकालेगी क्या? आर्यान खानज़ादा ने ज़रमिश आर्यान खानज़ादा ने ज़रमिश से भड़कते हुए अपनी स्वेट शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड की थी। ज़रमिश की शबनमी निगाहें इसकी कलाई पर थीं, जहाँ इसके दांत की नीली घड़ी अभी भी मौजूद थी। वो हैरान थी, वो अभी तक वो निशान जू का तू कैसे था? न न नहीं, ज़रमिश इसे भीगी आंखों से देखते सर नफ़ी में हिलाकर रह गई थी। आर्यन खानज़ादा इसके गाल पर सद निगाहें जमाए हुए था। वो अभी तक गाल पर हाथ रखे हुए थी। ऐसे करती वो काफ़ी मज़ाक़ खेज़ लग रही थी। बेड पर लेटा 8 साल का बच्चा भी ज़रमिश को दिलचस्प निगाहों से देख रहा था। वो गाल पर हाथ रखे आर्यन खानज़ादा को भीगी निगाहों से देख रही थी। मैं लाती हूँ सर, ज़रमिश रोते हुए बोलती वार्ड के दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुक जाएं, सब कुछ है इधर, आप सिर्फ ब्लड सैंपल लें। आर्यान की आवाज़ पर वो पलटते हुए इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ी। पकड़े, आर्यान खानज़ादा ने इसकी तरफ सिरिंज और आर्यान खानज़ादा ने इसकी तरफ सिरिंज और टॉर्निकेट बेल्ट और कार्टन बढ़ाए। ज़रमिश ने टॉर्निकेट बेल्ट और सिरिंज पकड़ते इस बच्चे की कलाई पर बांधनी चाहिए, मगर वो एक हाथ से बांध नहीं पा रही थी। आर्यान खानज़ादा लब बीचे इसे कहरबार निगाहों से देख रहा था, जो अभी तक अपना एक हाथ गाल पर रखे हुए थी। ये जो तुम बांध रहा है, डॉक्टर बाजी, इसके लिए तुमको दोनों हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो बच्चा ज़रमिश को दिलचस्प निगाहों से देखते मुस्कुराते हुए बोला। इससे ज़रमिश बहुत प्यारी लगी थी। वो इसका दूसरा गाल देखने के लिए बहुत बेताब हुआ, जिसे वो पता नहीं क्यों छुपा रही थी। एक छोटे एक छोटे से बच्चे को पता है कि क्या करना है, आपको नहीं पता मिस खान? आर्यान खानज़ादा ने इस बच्चे को घूरते लफ्ज़ चबाए थे। इस बच्चे की आंखों का मरकज़ ज़रमिश के गाल पर था, जो आर्यान खानज़ादा से बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो 8 साल का बच्चा ना होता, शायद वो इसकी आंखें निकाल देता। ज़रमिश ने अस्बात में सर हिलाते अपने गाल से हाथ हटाते इसी लम्हे अपनी शाल अपने गाल पर कर गई थी। ज़रमिश अस्बात में सर हिलाते अपने गाल से हाथ हटाए इसी लम्हे अपनी शाल अपने गाल पर कर गई थी। आर्यान खानज़ादा लब पीछे इसके गाल पर निगाहें जमाए हुए था, जो अपने जो अपने गाल अब शाल में छुपा रही थी। आर्यान खानज़ादा जबड़े पीछे ज़रमिश को सर्द निगाहों से देखते तेज़ तेज़ कदमों से वार्ड से बाहर की तरफ बढ़ गया था। वो मज़ीद इसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जो इसे आग लगाए हुए थी। तुम अपना गाल इसलिए इस डॉक्टर से छुपा रहा था, यहाँ ज़ख़म है, मगर तुम्हारा गाल तो इस ज़ख़म की वजह से ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वो बच्चा ज़रमिश के सर से शाल उतरती देख मुस्कुराते हुए बोला था। इस बच्चे को भी ज़रमिश के गालों से जैसे ऑब्सेशन हो रही थी।
ज़रमिश इस बच्चे की बात पर मदम सा हँस पड़ी थी। वो आर्यन खानज़ादा के जाने के बाद इत्मीनान की सांस लेते अब अपना काम कर रही थी। वो वहशी दरिंदा इसके आसपास ना हो, इसकी हंसी की झनकार ऐसे ही गूंजती थी। वार्ड के बाहर दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा आर्यन खानज़ादा इस बच्चे की तारीफ पर सुलग कर रह गया था। रगों में दौड़ता खून बहुत तेजी से भड़क उठा था। जरमिश इस बच्चे का ब्लड सैंपल लेते वार्ड से बाहर आते हाल की जानिब बढ़ी। तुम्हारे गालों पर तो निशान सिर्फ मेरा दिया हुआ अच्छा लगता है। ये निशान किसने दिया मिस खान? आर्यन खानज़ादा की बात पर जरमिश की सांसें रुकी थी। वो खौफ से बुरी तरह उछली थी। जरमिश ने गहरी सांस लेते पलटते हुए इसे खौफजदा निगाहों से देखा। आर्यन खानज़ादा इसके गाल पर जख्म को खून उतरी आंखों से देखते इसकी तरफ बेयकीनी से बढ़ा। इस गाल पर वाकई में जख्म था। जरमिश ने रोते हुए सरनफी में हिलाते पीछे की जानिब कदम बढ़ाया। वो एक ही जस्त में इस तक बढ़ते इसे कलाई से जकड़े, इसीलिए एक खाली कमरे की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ा। दरवाज़ा लॉक करते वो जरमिश को दीवार के साथ पटक गया था। जरमिश दीवार में समाये इसे भीगी निगाहों से देख रही थी। ये किसने किया? आर्यन खानज़ादा ने इसके गाल को देखते गुर्राते हुए इस्तफसार किया। कोई कैसे इसके गाल पर जख्म दे सकता है? ये जख्म ऐसे लग रहा था जैसे खुद दिया गया हो, जैसे किसी अल्फ़ाबेट की मदम छाप थी जो नज़र नहीं आ रही थी। लाला की अंगूठी मेरे गाल के साथ लग गई थी। मुझसे सीट बेल्ट नहीं खुल रही थी। लाला ठीक करने लगे तो इनकी अंगूठी लग गई। जरमिश ने रोते हुए एक ही सांस में जवाब दिया। आर्यन खानज़ादे से खून उतरी आंखों से देखते जबड़ा भींचे हुए था। कुछ था सामने खड़ा वजूद इसे छुपा रहा था। हैदर खान कैसे अपनी ही बहन को इतना जख्म अनजाने में भी दे सकता है? कैसे इतनी बेदर्दी से अंगूठी लग सकती थी? तुम्हें याद है ना मेरा नापाक वजूद? इस गाल पर किसी और की उंगलियों के निशान देखते मैंने क्या किया था? आर्यन खानज़ादा ने दहकते लहजे में पूछा। हाँ हाँ, जरमिश ने खौफ से असबाब में सर हिलाया। क्या किया था? आर्यन खानज़ादा ने बर्फीले लहजे में पूछते अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया। जिसने थप्पड़ मारा था इसका गाल सलाखों से दागा था। जरमिश ने आर्यन खानज़ादा की सब्ज आंखों में देखते टूटे लफ्ज़ों से बोलते हुए हिचकी ली थी। तो फिर आज किसे सज़ा मिलेगी? आर्यन खानज़ादा ने इसके गाल पर जख्म देखते फूलती रगों के साथ इस्तफसार किया था। वो मेरे लाला हैं। जरमिश चीखते हुए रो दी थी। जो गाल तुम्हें छूने की इजाज़त नहीं, इस पर हैदर कैसे ये जख्म दे सकता है? आर्यन तैशो अलम से चीखा था। जरमिश ने रोते हुए इसे देखते हिचकी ली थी। मुझे ये जख्म तुम्हारे गाल पर गवारा नहीं, नापाक वजूद। वो गुर्राते हुए इसके बाल मुठियों में दबोचे इसके जख्म शुदा गाल पर झुके बेदर्दी से दांत काट गया था। जरमिश की चीखें बुलंद हुई थी। वो इसके जख्म पर अपना निशान देते पीछे हुआ। जरमिश बुरी तरह सिसकारियां भरते इसे देख रही थी। अफसोस है मुझे तुम्हारे गाल का ये हाल करने पर, मगर इस गाल पर किसी का दिया हुआ निशान गवारा नहीं, चाहे वो फिर हैदर खान या फिर तुम ही क्यों ना हो। हैदर खान या फिर तुम ही क्यों ना हो, किसी और की बात तो दूर की है। आर्यन खानज़ादा ने इसके गाल के जख्म पर अपनी शोला बार निगाहें गाड़े इसे बहुत कुछ जताया था। जरमिश की भीगी आंखों में अब शोलों की आँच थी। वो जानती थी अब क्या करना था। एक बात याद रखना, तुम अगर मेरी महरम होती तो इन फूलों जैसे गालों पर तुम्हें मेरा जुनून बर्दाश्त करना पड़ता। आर्यन खानज़ादा की जुनूनियत से अभी तुम नावाकिफ़ हो। इन गालों पर मैं रात भर कहर ढाने को तैयार हूँ, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम कभी मेरी महरम नहीं बनोगी। वो इसके करीब होते इसके गाल पर उंगली ट्रेस करते मुस्कुराया था। न मेरी महरम और ना किसी और की, तुम्हें कोई नहीं छुएगा। जरमिश इसकी बात पर इसे शबनमी आंखों से देखती इस्तेज़ाइया मुस्कुराते आंखें मूंद गई थी। अगर कभी ऐसा हुआ, इस इंसान का वजूद पाताल में गुम कर दूंगा। इन हवाओं को भी कैद कर लूंगा जो तुम्हें छुएंगी। वो जरमिश की बंद आंखों पर लरसती घनेरी पलकों को देखते इसके कान में झुके फनकारा था। वो इसकी शाल इसके सर पर देते कमरे का दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गया था। जरमिश सिसकते हुए आंखें सख्ती से मीच गई थी। दूसरे पल इसने हैदर खान का नंबर डायल किया। वो भीगा सा हंसते हुए फ़ोन काट गई थी। अब वक्त आ गया था किसी और की महरम बनने का। वो तेज़ तेज़ कदमों से बाहर रिसेप्शन पर आई। रिसेप्शन पर पड़ा लैंडलाइन फ़ोन उठाते इसने हैदर खान का नंबर डायल किया। इस वक्त रिसेप्शन पर कोई नहीं था। लाला मुझे हॉस्पिटल से पिक कर ले, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है।
वो संजीदगी से कहती, फ़ोन बंद करते, तेज़-तेज़ कदमों से हॉल की तरफ बाहर निकल गई थी। कहानी जारी है, इसका बकिया हिस्सा आप अगली एपिसोड में पढ़ेंगे और आप मुझे ये बताना कि आदम खान का कैरेक्टर आपको कैसा लगा और आगे क्या लग रहा है, कमेंट में बताना कि आदम खान की स्टोरी का किस रुख लेगी और ट्रायंगल बनेगा या नहीं? और आपको ज़रमिश आर्यान खानज़ादा के साथ चाहिए या आदम खान के साथ? मिलते हैं अगली किस्त में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।